नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,77,585 तक पहुंच गया है और 1,88,690 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी उत्तराखंड में 79,379 केस एक्टिव हैं, यानी जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 5,775 नए मामले आए हैं। इन्हीं 24 घंटों में 116 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में 1583 नए मामले आए, यानी 1583। हरिद्वार में 844, पौड़ी में 359, उत्तरकाशी में 286 और इसी तरीके से अलग अलग जिलों से अलग अलग आंकड़े सामने आए। तो उत्तराखंड में भी जो कोरोना है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा है और पहाड़ में भी हजारों की संख्या में रोजाना मामले आ रहे हैं। 2,77,585 तक अब तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1,88,690 लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 80,000 के आसपास लोग, 79,379 लोग इलाज करा रहे हैं, एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 5,700 से ज्यादा मामले आए और इन्हीं 24 घंटों में 116 लोगों की जान गई। तो पौड़ी में 359 नए मामले आए हैं, जबकि इसी तरीके के जो आंकड़े अलग अलग जिलों से हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, यहां पे भी ये संख्या अलग अलग है। तो कुल मिला के अब तक 2,77,585 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1,88,690 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 79,379 लोग इलाज करा रहे हैं। एक्टिव मामले हैं अभी। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 5,775 नए मामले आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 116 मरीजों की जान गई। देहरादून में 1,583 नए मामले आए। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कोरोना के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे, उत्तराखंड में भी तेजी से मामले फिर बढ़ रहे हैं। जी राजेश, देखिए मैदानी क्षेत्रों में तो कोरोना का कहर था ही, लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना ने जो है अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो बीते 13 दिनों में 9 पर्वतीय जिलों में 301 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। इससे शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी क्षेत्रों के जो आंकड़े हैं उसके तुलनात्मक पहाड़ी क्षेत्रों में भी आंकड़ों में कमी नहीं है। और कोरोना काल में अब तक जो है टोटल 613 लोगों की पर्वतीय जनपदों में हुई है मौत। तो प्रदेश में अभी कुल मौतों का जो 14.4% है वो ये आंकड़ा है। पौड़ी जिले में सबसे अधिक 200 मरीजों की मौत हुई है। तो इससे आप सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और वहां भी संक्रमण का जो खतरा है वो रोज बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही मौत के भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, ऐसे में जितेंद्र, चूंकि उत्तराखंड पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में रहा है, पहाड़ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, कोरोना ने और मुश्किलों को बढ़ा दिया है, परेशानियों को बढ़ा दिया है। जी राजेश, स्वाभाविक है कि पहले ही जो पहाड़ों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो पहले ही चरमराई हुई थी और उसकी कहें एक तरह से तो उसकी पहले ही कमर टूटी हुई थी। अब जब ये कोरोना काल आया है तो इस दौर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और चरमराई हैं और पहाड़ों में सारी व्यवस्थाएं जोड़ना बड़ा एक जटिल काम होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे जिले हैं, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं। अगर किसी मरीज की तबीयत खराब हो गई तो उसको लाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बहुत ठीक से व्यवस्थाएं आदमी नहीं कर पाता है। कई बार हेली की सुविधाएं चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं और मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो जिस प्रदेश में कोरोना काल में एम्बुलेंस की कमी हो वहाँ हेली सर्विसेज की बात करनी तो बहुत मेरे समझ से लाजमी नहीं होगी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी खराब हैं और दिनों दिन मौत के जो आंकड़े हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण का खतरा पर्वतीय जिलों में बढ़ता जा रहा है। और जितेंद्र, इस बार चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि गांव में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहाड़ के जो गांव हैं वहां पे भी लोग कोई बुखार की चपेट में है, कोई रहस्यमय तरीके से बीमार है, जांच नहीं हो पा रही। क्या इसका बंदोबस्त किया जा रहा है कोई कि तेजी से जांच हो, इलाज मिले लोगों को? राजेश, पहाड़ी जिलों की स्थिति की अगर बात करें तो बहुत दयनीय स्थिति वहाँ है। पूरे के पूरे गांव संक्रमित हो चुके हैं। पूरे गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन कोई टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही है और वो तो
यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और पहाड़ का जो वातावरण है, आधे लोग तो अपने आप ही घर में रह के ही ठीक हो जा रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोई कठिन समस्याएं होती हैं तो उसके बाद फिर वो अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन जनरली लोग अपने घरों में ही अपना इलाज कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी पिछले 24 घंटों में 5,775 नए मामले आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 116 लोगों की मौत हुई है। और सीएम तीरथ सिंह रावत गोपेश्वर पहुंचे और जहां पुलिस मैदान में उन्होंने गोपेश्वर में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने गोपेश्वर में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को, विभागों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जाए। साथ ही 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण जो हो रहा है उसका भी जायजा लिया और कहा कि कहीं किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान तो जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है, टीकाकरण को तेज किया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से है, जहां कोविड-19 वैक्सीन को लेकर खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर के आदेश जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने यह आदेश जारी किया है। ग्लोबल टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। अन्य देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए समिति ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो ग्लोबल टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए समिति ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है उसको तेज करना है। 18 से 44 साल के बीच की जो कैटेगरी है उनको चूंकि अब टीका लग रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है और एक बड़ी संख्या है जिन तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचानी है, वैक्सीन उन्हें लगानी है। तो ग्लोबल टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए समिति ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां वैक्सीनेशन को और तेज करने की तैयारी चल रही है, वैक्सीन को इंपोर्ट करने की तैयारी चल रही है ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके, वैक्सीन लगाई जा सके। ग्लोबल टेंडर का डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है और वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए समिति ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यानी वैक्सीन इंपोर्ट करने की तैयारी चल रही है ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है और एक बड़ी आबादी है जिसको टीका लगना है। ऐसे में कहीं वैक्सीन की कमी ना हो, वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, वैक्सीन टीकाकरण जो है वो प्रभावित ना हो, उसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन को खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर के आदेश जारी किए गए हैं। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, वैक्सीनेशन को और तेज करने की तैयारी चल रही है? जी, उत्तराखंड में जो आज से है कोविड-19 वैक्सीन को खरीदने के लिए अब जो ग्लोबल टेंडर है उसको प्रकाशित करने के आज आदेश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और वैक्सीन जो है वो अन्य देशों से इंपोर्ट करने के लिए बनी समिति द्वारा जो है वो ग्लोबल टेंडर डॉक्यूमेंट किया गया है। उसे जो डॉक्यूमेंट है वो समिति के द्वारा तैयार कर दिया गया है और अब जो राज्य सरकार है वो ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीनेशन खरीदने के अंतिम पायदान पर पहुंच गई है। जी, ऐसे में ये माने कि सरकार भी अब पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लग रही है और कहीं पे वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, इसको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसको लेके पूरी एक्टिव है सरकार भी। जी, इसे सरकार की पूर्व नियोजित तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है एक बहुत बड़ी तादाद उत्तराखंड में जो यूथ है उसको वैक्सीन लगनी है। 18 से 45 वर्ष के जितने भी अभी बचे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है। तो जाहिर सी बात है देश में वैक्सीन की कमी तो होगी, उसके साथ साथ राज्यों में भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी तो वैक्सीन की कमी होगी।
तो इसको लेकर सरकार ने अभी से इंतजाम कर दिया है और ग्लोबल टेंडर के लिए एक समिति गठित कर दी है, जो समिति अब जो ग्लोबल टेंडर के जरिए विदेशों से जो इंपोर्ट वैक्सीन को करेगी। जी चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ग्लोबल टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया गया है और वैक्सीन इंपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। और उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। सरकार ने रोकथाम के लिए सुझाव मांगे हैं। मैक्स और दून अस्पताल के मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है, 3 में इसके लक्षण है और ब्लैक फंगस की दस्तक से सरकार की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अभी एक महासंकट कोरोना का, उससे राहत मिली नहीं, उसकी अभी चपेट में है। उसके अलावा कुछ और परेशानियां सामने आ गई हैं। ब्लैक फंगस जिसके कई मामले देश में सामने आ चुके हैं, उत्तराखंड में भी इसने दस्तक दी है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, उत्तराखंड में पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है, कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, ब्लैक फंगस का मामला भी आया वहां। जी, उत्तराखंड में भी अब एक ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और सरकार ने रोकथाम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। देहरादून में के मैक्स और दून अस्पताल में जो मरीज हैं उनके लक्षण मिले हैं ब्लैक फंगस के। एक मरीज की पुष्टि हुई है, 3 और मरीजों में भी इसके लक्षण देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस की दस्तक पे जो सरकार है और आमजन है वो चिंतित है, क्योंकि पहले ही कोरोना के कहर से प्रदेश झेल रहा है। ऐसे में एक और बीमारी का दस्तक देना ये माथे पे चिंता की लकीरें खींचता है। जी, तो ऐसे में इसको लेकर कोई अलग से व्यवस्थाएं की गई है, कोई तैयारी की गई है, विशेषज्ञों का कोई पैनल, डॉक्टर्स की कोई टीम, ताकि इस तरह के मामले जो आ रहे हैं उस पर विशेष निगरानी की जाए, उसकी रोकथाम की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि ये कैसे फैल रहा है, कैसे रोकथाम इसकी की जा सकती है? जी, शासन प्रशासन स्तर पर इसकी तैयारियां कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री ने कल एक पोस्टर भी जारी किया है ब्लैक फंगस को लेके। उसमें जन जागरण का अभियान तो चलाया ही जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी अपने स्तर पर इसकी तैयारियां कर रहा है और आगे इसको कैसे रोका जाए, ये इसको फैलने से कैसे रोका जाए, उसकी तैयारियां भी सब चल रही हैं। और लक्षण और परीक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ इस फंगस से भी लड़ने और को तैयार है। जी चलिए, यानी इससे निपटने की अब तैयारी चल रही है। जितेंद्र, आप बने रहे मेरे साथ, कुछ और खबरों पर जानकारी लेंगे। फिलहाल एक मरीज की पुष्टि उत्तराखंड में भी हुई है जिसमें ब्लैक फंगस मिला है और 3 में उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी से खबर है, जहां कुरख्याल गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है और गांव के 51 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे उत्तराखंड के गांव भी कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां पे जांच नहीं हो पा रही, जहां लोग बुखार की चपेट में हैं, जहां लोगों की जान मुसीबत में है। और पौड़ी के कुरख्याल गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां गांव के 51 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बड़ी खबर है ये, पहाड़ के हिसाब से, पहाड़ के लिहाज से, उत्तराखंड के हिसाब से। तो कुरख्याल गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां गांव के 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड, वादियां जो हमेशा शांत रहती हैं, वहां पे भी कोरोना ने बड़े पैमाने पर दस्तक दी है। और ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। वहां पे एक एक गांव में कई मामले सामने आ रहे हैं और कई मामले तो ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो पा रही, जिनकी रिपोर्ट वक्त पे नहीं मिल पा रही, जो बीमारी से पीड़ित है, जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। तो गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ना बाहर से कोई गांव के अंदर जा सकता है, ना अंदर से बाहर। तो पौड़ी के इस गांव में 51 लोग कोरोना की चपेट में हैं। 51 मामले सामने आए। फिलहाल पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और यमुनोत्री में विराजमान हुई, यहां पे यमुना जी की भोग मूर्ति और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे दर्शन और प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा हुई है। तो पीएम मोदी के नाम से यहां पे पहली पूजा हुई। तो यमुनोत्री में विराजमान हुई
यमुना जी की भोग मूर्ति और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना हुई। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा हुई। श्रद्धालु फिलहाल नहीं कर सकेंगे दर्शन, क्योंकि कोरोना के चलते कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, रोक लगाई गई है। चार धाम यात्रा को भी स्थगित किया गया, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा जान भी जरूरी है, आस्था भी जरूरी है। तो यहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालु फिलहाल यहां पे दर्शन पूजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा हुई है। तो पीएम मोदी के नाम से यहां पे पहली पूजा हुई। फिलहाल श्रद्धालुओं के आने जाने पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। यमुनोत्री में विराजमान हुई यमुना जी की भोग मूर्ति और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु फिलहाल दर्शन नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा हुई और कोरोना के चलते कई तरह की रोकथाम लगाई गई है। चार धाम यात्रा को भी स्थगित किया गया है। कई जगह श्रद्धालुओं के आने जाने पे भी रोक है, लेकिन जो नियम है, जो तय समय सीमा है, जो तारीख है, उस हिसाब से कहीं कपाट खुल रहे हैं, कहीं पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के आने पे पूरी तरह से रोक रहेगी। और मसूरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल, राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की है। मेडिकल स्टोर पर बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया है। इस दौरान मसूरी में खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। राशन विक्रेताओं को सरकार द्वारा राशन उपभोक्ताओं को योजना के तहत दिए जाने वाले राशन देने के निर्देश दिए गए। कई दुकानों को मापतोल के यंत्र को भी चेक किया गया। साथ ही बिना एमआरपी के अगर कोई भी दुकानदार सामान भेजता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में 2 मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो गलत तरीके से दवाओं को बेच रहे थे, सामान को बेच रहे थे। यहां पे जो राशन के मापतोल वाले यंत्र है, उनको भी परखा गया, देखा गया कि कहीं घटतोली तो नहीं हो रही, कहीं कांटा तो नहीं मारा जा रहा, कहीं कम वजन तो नहीं देके राशन को तोला जा रहा। तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। कालाबाजारी को लेकर, जमाखोरी को लेकर, उचित दाम पे अगर कोई सामान बेचता है तो उसको लेकर, एमआरपी के अलावा अगर किसी ने चीजें बेची तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मेडिकल स्टोर पे भी छापेमारी की गई और कई दूसरी दुकानों पे भी व्यवस्थाओं को देखा गया, परखा गया। मंशा साफ है, अगर किसी ने लापरवाही की, अगर किसी ने कालाबाजारी की, अगर किसी ने जमाखोरी की या फिर उचित दाम से ज्यादा दाम पे चीजों को बेचा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। और 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी गई है, जो मेडिकल स्टोर पर गलत तरीके से ज्यादा दाम पे चीजों को बेच रहे थे। कारण यही है कि हम कोई भी सामान सारा एमआरपी लिखा हो, एमआरपी से महंगा नहीं बिकना चाहिए। मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं तो आप एमआरपी देख के लें, उससे महंगा न लें जिसमें लिखा हुआ। जिसमें नहीं लिखा हुआ उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ इलीगल कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें एमआरपी वगैरह नहीं लिखा हुआ है। वो किए हैं जिसमें एमआरपी वगैरह कुछ नहीं था, जिसमें मतलब एमआरपी कुछ नहीं लिखा हुआ, उस पर उनका जुर्माना होगा, कंपाउंडिंग पूरा हम लेंगे, जो भी होगा। नहीं होगा तो हम पूरी जो न्यायिक जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि क्या जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जो सप्लाईज़ हैं उनकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है। और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, स्पेशली जो निःशुल्क राशन आया है लोगों के लिए, गरीबों जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या उसको प्रॉपरली वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ऑक्सीमीटर का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमको, हालांकि मसूरी में इसका कम देखने को आया है, लेकिन इसकी ओवर प्राइसिंग हो रही है और होर्डिंग हो रही है। तो इसी के तहत आज लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आज भी सभी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सभी मेडिकल स्टोर्स में देखा गया है कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा है कि नहीं है। कारण यही है कि हम कोई भी सामान सारा एमआरपी लिखा हो, एमआरपी से
महंगा नहीं बिकना चाहिए। मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच चमोली के जिला अस्पताल में 200 एलएमपी क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है और इसके लिए फ्रांस से आयात ऑक्सीजन प्लांट को जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। 1-2 दिन में इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद प्लांट में काम शुरू हो जाएगा। प्लांट स्थापित होने के बाद जिला अस्पताल के हर बेड में मरीज को ऑक्सीजन मुहैया होगी, जो एक बड़ी राहत है यहाँ के लोगों के लिए, मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। लिहाजा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए शासन प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। 45 लाख की लागत से इस प्लांट को लगाया जा रहा है और इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हर मरीज को ऑक्सीजन मिलेगी, जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी है उसके चलते पिछले कई दिनों में कई लोगों की जान गई। लिहाजा यहाँ पे काम तेजी से चल रहा है ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, कंसंट्रेटर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, ताकि अब किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से ना जाए। तो चमोली में ये ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, एक बड़ी राहत होगी इलाके के लोगों के लिए। और विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं, जहां कोरोना काल के चलते मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही साथ पहले ही राज्य सरकार द्वारा यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं भक्त मां गंगा के लाइव प्रसारण का भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन बंदोबस्त ऐसा किया जा रहा है कि श्रद्धालु घर बैठे लाइव प्रसारण देख सकें। तो चूंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शासन ने, प्रशासन ने कई कदम उठाए, जिसमें 4 धाम यात्रा को भी स्थगित किया गया, लेकिन कपाट खुलने की जो तारीख है, जो समय है, जो तय हुआ है, उस पे कपाट खुल रहे हैं और आगे भी खुलेंगे। पूजा अर्चना भी होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, यानी श्रद्धालुओं की नो एंट्री होगी। और ये कदम सिर्फ इसलिए उठा गया ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए, उसकी चेन को तोड़ा जाए, कोरोना की कोई चपेट में ना आए, कोई उससे प्रभावित ना हो। तो यहाँ पे श्रद्धा का ध्यान रखते हुए, आस्था का ध्यान रखते हुए लाइव प्रसारण करने की भी तैयारी है। आज गंगा मैया के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन इस बार कोविड के कारण सीमित संख्या पर यहाँ पर केवल पुरोहित लोग ही उपस्थित हैं और माँ गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले। और हम यहाँ पर लगातार माँ गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। और सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप घर से ही माँ गंगा का स्मरण करें, ध्यान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगे, हमको शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले। और माँ गंगा के जो कपाट हैं ये दर्शनों के लिए खोल दिए गए। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को पावन पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट पूर्व परंपरा और रीत्यानुसार सही मुहूर्त और टाइम पर खोल दिए गए हैं। अब निरंतर यहाँ पर माँ गंगा की पूजा अर्चना और अभिषेक चलता रहेगा। और यह जो वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे देश में छाई हुई है, माँ गंगा से हम सभी तीर्थ पुरोहित यहाँ पर कामना करते हैं कि माँ गंगा देशवासियों को इस महामारी से निजात दिलाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गंगा मैया। और बाबा केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली आज सादगी पूर्वक केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुई। इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जो कल केदारनाथ पहुंचेगी, देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने बताया। 17 मई को सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोग धाम में जा पाएंगे, श्रद्धालुओं के आने पे रोक रहेगी। और रुड़की में कोरोना महामारी के इस दौर में जहां बहुत से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ लोग बेड और रेमडेसिविर समेत ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लगे हैं।
मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मुंबई से 47 ऑक्सीजन कंटेनर मंगवाए हैं, जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिल सके। 47 हैं, मैंने 50 मंगाए थे, 3 पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने कहा था 2-3 नहीं लगेंगे। मैंने नहीं, आप जितने वो भेज दो। मुंबई में से आए हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, आसपास किसी भाव अवेलेबल नहीं है यहाँ ये। और मुंबई से मैंने हवाई जहाज़ से मंगाए हैं, ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं इनको अभी लेकर आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से अगर ये आते तो 3-4 दिन 5 दिन लग सकते थे इसको आने में, तो मैंने, क्योंकि 3-4 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अभी ये आए हैं, फिर अभी इनको चेक करवाएंगे कि सब चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और 30 में मंगलौर विधानसभा सर्किल में 30 ग्राम सभाएँ हैं, 30 की 30 ग्राम सभा में एक यहाँ दिया जाएगा, और फिर मंगलौर में, और ज़रूरत के हिसाब से फिर इसको हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।